हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, जून महीने के 2 पार्ट्स में हमने करंट अफेयर्स कर लिए हैं। उससे पहले जनवरी से जून की घटनासार किताब कर ली है, उसकी अलग प्लेलिस्ट है। ये मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट अलग है। आप लोगों ने कहा था अक्टूबर कर लें पहले, इसीलिए मैं अक्टूबर कर रही हूँ। उसके बाद हम जून से अक्टूबर के जो बीच के महीने हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे। तो ये अक्टूबर का पहला पार्ट है। पीडीएफ्स आपको जब दोनों पार्ट्स मिल जाएंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ मिल जाएगी। कुछ लोग इसके नोट्स बना रहे हैं, तो मैं यही कहूंगी नोट्स बनाना सही नहीं है। करंट अफेयर्स में जितने बार सुन सकते हो स्पीड बढ़ाकर सुन लो, ठीक है, वैसे रिवाइज करो। नोट्स बनाना सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है, स्पेशली तब जब एग्जाम इतना पास हो। ठीक है, सारी चीजें करंट अफेयर्स में कवर हो जाएंगी। अगर मुझे लगेगा कि नहीं भाई कुछ पॉइंट मिस आउट हो गया है तो वो टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर करूंगी। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का। देखिए, प्लान मैंने शेयर कर रखा है, जो आगे आने वाले दिन आप लोगों को कितने दिन किस सब्जेक्ट को देने चाहिए। तो वो सिर्फ 30 दिन का प्लान है। इसका मतलब अगर जब आपके वो हो जाएगा 14 दिसंबर तक, उसके बाद आपको जो बचे हुए आपके पास 7-8 दिन होंगे, उसमें सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ वही रिवाइज करनी है। ठीक है, इसलिए मैंने उसमें इंक्लूड नहीं की थी ये बात। आइए तो ये इंडिया के मैप से शुरू करते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम चलेंगे उत्तराखंड। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ये 2 न्यूज उत्तराखंड की है हमारी केवल। पहला है लेखक गांव, यानी कि राइटर्स विलेज। देहरादून के पास एक गांव है, उसको लेखक विलेज घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली उत्तराखंड में देहरादून के पास एक थानो विलेज है, THANO, थानो विलेज है। इसमें एक लेखक विलेज यानी कि राइटर्स विलेज, इसमें एक गांव को घोषित किया गया है। ठीक है, तो थानो विलेज में ही ये राइटर्स विलेज लोकेटेड है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर जो राइटर्स होंगे उनको लिखने पढ़ने का अच्छा माहौल मिलेगा, और वहां के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं उत्तराखंड के, उनका ये आइडिया था। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर इसको स्टार्ट किया गया। तो ये कंट्री का पहला राइटर्स विलेज कहाँ है? देहरादून में, थानो विलेज में। ठीक है, और ये फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर थे रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है, इनका ये आइडिया था। और इसी अवसर पर इनकी एक किताब को भी लॉन्च किया गया है। तो वो किताबें जैसे हमसे पूछ ली जाती हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि इनकी जो किताब है उसका नाम है राम इन द हिमालयाज। ठीक है, राम इन द हिमालयाज। कुछ कुछ पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। राम इन द हिमालयाज किसकी किताब है? उत्तराखंड के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका नाम था रमेश पोखरियाल निशंक। तो उनके नाम में रमेश आ रहा है, राम आ रहा है, तो राम इन द हिमालय ऐसे कर याद रख लीजिएगा। तो ये हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, उत्तराखंड में बेनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये 8वां उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल यहाँ पर हुआ। ठीक है, उत्तराखंड में 8वां यूके बर्ड फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? बेनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये इसके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम चलेंगे असम में। ठीक है, जब असम में चलेंगे तो असम के 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमको पता होने चाहिए। सबसे पहले क्या हो जाता है, सबसे पहले ये असम की न्यूज है, बाकी सारी। ठीक है, तो असम में क्या हुआ, एक बोरदोईबन बिलमुक बर्ड सेंचुरी है। इसमें क्या हुआ है, चिड़ियों की जो संख्या है, बर्ड्स की जो संख्या है, उसमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। तो एक तो बोरदोईबन बिलमुक नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ असम या फिर ईस्ट साइड का होगा, नॉर्थ ईस्ट साइड का। तो यहाँ पर एक ये प्रमुख बात थी, इसलिए ये चर्चा में था। उसके बाद मानस नेशनल पार्क में क्या हुआ, यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा होगा, कैट लिखा है। एशियाटिक गोल्डन कैट जो है वो रीडिस्कवर हुई, जो काफी टाइम से नहीं देखी जा रही थी, वो मानस नेशनल पार्क में दोबारा देखी गई है, एशियाटिक गोल्डन कैट। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया पहला। दूसरा, अब एक और नीचे वाला पॉइंट हम देखेंगे, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, ये आप लोगों को पता है वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए फेमस है। ठीक है, वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए ये फेमस है। ये भारत का दूसरा लार्जेस्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी यहाँ पर के लिए इसको रिकॉग्नाइज किया गया है बेसिकली। तो अब अगर इसको दूसरा रिकॉग्नाइज किया गया है तो पहला भी तो कोई होगा। पहला कौन है? तो पहला है हमारा नामदफा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है,
तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो सिर्फ इससे रिलेटेड थे हमारे असम के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क से। ठीक है, उसके बाद बाकी जो 2 पॉइंट्स और लिखे हैं असम के वो देख लेते हैं। वो क्या क्या है? अगला पॉइंट है अब आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी जो है, आईआईटी गुवाहाटी में लीडरशिप समिट हुई। ठीक है, इतना पॉइंट था। फिर उसके बाद मिशन वसुंधरा, वसुंधरा नहीं है, क्या है? बसुंधरा। तो मिशन वसुंधरा क्या है? 3.0 भी यहाँ पर शुरू किया गया। इसका काम क्या है? ये बेसिकली ये स्कीम किसकी बात करती है? इसके माध्यम से जो वहां पर लैंड रेवेन्यू सर्विसेज हैं, यानी कि भूमि से संबंधित जो भी सर्विसेज है उनको बेटर स्ट्रीमलाइन करना, सही तरीके से लोगों के लिए और एसेसिबल बनाना, सुविधाजनक बनाना। ठीक है, तो इतनी डिटेल हमें नहीं जाननी है, थोड़ा सा देखिए। अब एक बार ये जो 3-4 न्यूज हमने असम की देखी है इनको हम एक बार फिर से देखेंगे। ठीक है, ये वाली सारी न्यूज असम की है। सबसे पहले बोरदोईबन बिलमुख बर्ड सेंचुरी में बर्ड्स की संख्या कम हो रही है। मानस नेशनल पार्क में, मानस में क्या हुआ? एशियाटिक गोल्डन कैट फिर से आई। ठीक है, रीडिस्कवर हो गई। काजीरंगा में दूसरा लार्जेस्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी के रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया गया। पहला कौन था? अरुणाचल प्रदेश का नामदफा। बाकी 2 क्या थी? आईआईटी गुवाहाटी में लीडरशिप समिट, फिर मिशन वसुंधरा यहाँ पर लॉन्च हुआ। ठीक है, तो ये असम की 3-4 न्यूज हमने देखी। अब हम चलेंगे नीचे। अब हम आ गए आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये रहा हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 31वां सिम्बेक्स यानी कि सिंगापुर और इंडिया के बीच में क्या हुई? एक्सरसाइज हुई। सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस शिवालिक ने पार्टिसिपेट किया और इनकी तरफ सिंगापुर की तरफ से किसने किया? आरएसएस टेनेशियस ने। तो ये नेवल एक्सरसाइज थी, समझ में आ गया, नौसेना की एक्सरसाइज थी और आईएनएस शिवालिक ने विशाखापट्टनम में इसमें सिम्बेक्स में पार्टिसिपेट किया। अमरावती में एक ड्रोन समिट हुआ, बस। उसके बाद आपने काफी ज्यादा न्यूज सुनी होगी कि यहाँ पर कहा गया था कि चाइल्ड बर्थ रेट को बढ़ाने की जरूरत है। प्लान कर रहे हैं एक ऐसा लॉ लेकर आएंगे जिससे कि वहां पर बच्चों की संख्या बढ़े। ठीक है, जबकि उत्तर भारत में हम देख रहे हैं कि हमें घटाने की जरूरत है। तो ये ऐसी चीजें नॉर्थ और साउथ में डिवाइड क्रिएट कर सकती है। एनीवेज, तो ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए आंध्र प्रदेश के। फिर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और हम देखेंगे ये हमारा यहाँ पर क्या पॉइंट है? ये केरल है। केरल का पहला पॉइंट है थोटियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम। थोटियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम कहाँ पर शुरू हुई है? इदुक्की केरला में। कहाँ पर? इदुक्की केरला में। उसके बाद एक कादर ट्राइब है यहाँ पर, इसने इनिशिएट किया है एक प्रोजेक्ट जो रिस्टोर क्या करेगा? नेचुरल फॉरेस्ट को करेगा जो अफेक्ट हो गए हैं इन्वेसिव स्पीशीज से। और ये कहाँ पर करेंगे? वाजांचल में। ठीक है, तो कादर ट्राइब कहाँ की है? इसका मतलब केरल में रहने वाली ट्राइब है कादर ट्राइब। ये क्या करेंगे? एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करे हैं, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट इनिशिएट करे हैं जिसके माध्यम से नेचुरल फॉरेस्ट जो कि इन्वेसिव स्पीशीज क्या होता है? जो कि बाहर से आने वाले स्पीशीज होती है। ठीक है, जो इन्वेड कर रही है उसको रिस्टोर करने का वाजांचल में इन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। देन यहां आते हैं हम, ये हमारा पड़ता है कर्नाटका। कर्नाटका में मूड बिद्री जो है, ये यहाँ पर 14वां बाइनियल लेक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। क्या हुई? 14वीं बाइनियल लेक कॉन्फ्रेंस। इसकी थीम क्या थी? अब इसकी थीम थी लेक 2024 वेटलैंड फॉर ह्यूमन वेलबींग। ठीक है, मूड था, तो मूड बिद्री में एकदम लेक के लिए इन्होंने लेक के किनारे एकदम मूड बनाकर एक कॉन्फ्रेंस की, 14th कॉन्फ्रेंस की। और क्या रखा? लेक 2024 वेटलैंड फॉर ह्यूमन वेलबींग इसकी थीम रखती। ठीक है, हुआ इतना। अब हम चलते हैं ऊपर। अब ऊपर जब हम चले तो महाराष्ट्र की न्यूज आती है। महाराष्ट्र में है हमारा ये पुणे। ठीक है, महाराष्ट्र में पुणे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्रपोज किया है कि वो एक मीजो कार्निवरस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। बस, तो महाराष्ट्र के पुणे के बेसिकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा है मीजो कार्निवरस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको देख लेना है। उसके बाद गुजरात की ये केवल एक ही न्यूज है जो यहाँ पर लिखी हुई है। गांधीनगर में अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई। थोड़ा सा समझ नहीं आएगा लेकिन एक बार सुन लोगे तो समझ में आ जाएगा। गांधीनगर में कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई है? अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो गांधीनगर में अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक,
फिर राजस्थान की कुछ न्यूज है जो हमको देखनी है। ये सारा राजस्थान का है, ठीक है। राजस्थान में एक आंधी विलेज है जयपुर में, यहाँ पर ये जीरो वेस्ट मॉडल को अपना रहा है, ठीक है। तो जीरो वेस्ट मॉडल को अपनाने वाला कौन सा विलेज है? आंधी विलेज। अभी राइटर्स विलेज कहां पर है? देहरादून के पास थानो विलेज, ठीक है, थानो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम एक यहां पर आयोजित हुई। इतना हो गया। इंडिया एआई और मेटा, मेटा वही है फेसबुक, ठीक है। फेसबुक ने 2021 में नाम अपना क्या कर लिया था? मेटा, क्योंकि ये मेटावर्स को प्रमोट कर रहे हैं। देन इन दोनों ने मिलकर क्या किया है? सेंटर फॉर जेनरेटिव एआई, जिसका नाम क्या है? सृजन। इसको स्टार्ट किया आईआईटी जोधपुर में। तो ये आईआईटी जोधपुर की एक न्यूज हो गई कि इंडिया एआई और मेटा मिलकर क्या कर रहे हैं? सेंटर फॉर जेनरेटिव एआई सृजन जो है वो इन्होंने लॉन्च किया। ये हमारी यहाँ की न्यूज हो गई। अभी हम सब रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं ऊपर। यहां पर हम ऊपर आए तो ये हमने देखा, ये पड़ता है हमारा पंजाब। पंजाब के मोहाली में इंडिया का पहला BRIC नबी यानी कि BRIC नेशनल एग्रीकल्चर फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट जो है इसको स्थापित किया गया। तो नेशनल एग्रीकल्चर फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहां पर स्थापित किया गया? मोहाली में। सिर्फ पंजाब याद रखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो जगहें भी दे देते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। अब जो ऊपर रेड से है वो है हमारी सारी दिल्ली की न्यूज जो हमने अभी नहीं करी है, तो वो देख लेते हैं एक बार। दिल्ली में क्या क्या हुआ? तो दिल्ली में सबसे पहले इंटरनेशनल टेलीकॉम रेगुलेटर्स की कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 7वीं मीटिंग हुई। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी 7वीं मीटिंग हुई। तो जब हम इसकी 7वीं मीटिंग देख रहे हैं तो हम देख ले ये है भी क्या। थोड़ा सा इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बेसिकली 2015 में स्थापित किया गया था, ठीक है। नवंबर 2015 में पेरिस में मोदी जी और इनके फ्रेंच काउंटर पार्ट जो थे उनके द्वारा इसको इंटरनेशनल सोलर अलायंस को स्थापित किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है आईएसए का, ये कहाँ है? हमारे गुरुग्राम में। कहाँ है? गुरुग्राम में। उसके साथ साथ इसमें सोलर अलायंस की बात है तो इसका मतलब कौन सी कंट्रीज इसमें शामिल होंगी? इसमें बेसिकली इनिशियली था कि जो सोलर एनर्जी जिनके पास ज्यादा आती है या फिर जो ट्रॉपिक्स वाली कंट्रीज है वो होंगी, लेकिन फिलहाल की कंडीशन में सारे यूएन मेंबर्स जो है वो इसके लिए इसमें हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। 2020 में इसमें एक अमेंडमेंट कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर ये 2015 में इंडिया और फ्रांस के द्वारा स्थापित किया गया इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। 7वीं मीटिंग इसकी कहाँ हुई? भारत में, दिल्ली में। फिर आता है एक ITU कैलिडोस्कोप 2024 की कॉन्फ्रेंस। ITU कैलिडोस्कोप 2024 की कॉन्फ्रेंस जो है इसकी थीम बेसिकली ऊपर वाली है, एरो बना हुआ है, इनोवेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। इसको हमें लर्न कर लेना है, इसको एक बार फिर से पढ़ो। इनोवेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अ सस्टेनेबल वर्ल्ड, ठीक है। फिर एक है चाणक्य डिफेंस डायलॉग, ये भी सब हमारे दिल्ली में हुए हैं। तो ये दूसरा चाणक्य डिफेंस डायलॉग आर्मी आयोजित करती है इसको। और इसका थीम क्या था? ड्राइवर्स इन नेशन बिल्डिंग फ्यूलिंग ग्रोथ थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी। देखो ये जो डॉट के बाद वाला होता है वो कम रेलेवेंट होता है, पूछा जा सकता है, मतलब पूरी लाइन भी लिखी हो सकती है। स्टार्टिंग वाला जरूर लर्न कर लेना है हमको। ड्राइवर्स इन नेशन बिल्डिंग, तो चाणक्य की नीति आप लोगों को पता होगी। तो वो ऐसा ही बताते हैं कि एक बड़ा सा साम्राज्य बने, तो उसी की तरह एक थीम है ड्राइवर्स इन नेशन बिल्डिंग, ठीक है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024, इसकी थीम क्या थी? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये 5 चीजें हमारी फिलहाल दिल्ली में हुई हैं। फिर से इनको हम देखेंगे। सबसे पहले इंटरनेशनल टेलीकॉम रेगुलेटर्स कॉन्फ्रेंस की मीटिंग यहां पर हुई, ठीक है। फिर क्या आया? फिर आया हमारा ISA की 7वीं मीटिंग हुई। उसके बाद आया ITU कैलिडोस्कोप 2024 कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पर ये जो ITU है इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका कैलिडोस्कोप 2024 कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई। इसकी थीम क्या थी? इनोवेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। इनोवेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अ सस्टेनेबल वर्ल्ड।
ठीक है। उसके बाद चाणक्य डिफेंस डायलॉग दूसरा आर्मी के द्वारा आयोजित किया जाता है, ड्राइवर्स इन नेशन बिल्डिंग। उसके बाद इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और एआई इसका थीम था। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब एक बार पूरे मैप को हम जल्दी से रिवाइज कर लें। उत्तराखंड से शुरू करते हैं, उत्तराखंड से ही हमने पहले भी किया था, उत्तराखंड को ही हम फिर से देखेंगे। लेखक गांव हो गया, थानो विलेज, बेनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 8वां यूके बर्ड फेस्टिवल। फिर आता है हमारा असम में। असम में हमने कौन कौन सी चीजें देखी है? असम में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने असम में देखा, ये पूरा असम है हमारा, ये बोरदोई वन बिलमुक बर्ड सेंचुरी में बर्ड्स की संख्या कम हुई। मानस नेशनल पार्क में एशियाटिक गोल्डन कैट देखी गई। काजीरंगा में बटरफ्लाई की डाइवर्सिटी में दूसरे नंबर पर आ गई। पहला कौन था? पहला था अरुणाचल प्रदेश का नामदफा। आईआईटी गुवाहाटी ने क्या किया? लीडरशिप समिट की और मिशन बसुंधरा, बसुंधरा, ये कहीं सॉरी वसुंधरा होगा, वसुंधरा, ये हमारा असम में हुआ। ठीक है, फिर हम नीचे गए, विशाखापट्टनम में क्या हुआ? 31वां सिम्बेक्स, भारत की तरफ से आईएनएस शिवालिक, इनकी तरफ से टिनेशियस, सिंगापुर की तरफ से। अमरावती में ड्रोन समिट। फिर इन्होंने बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए कानून की बात कर दी। उसके बाद ये आया हमारा केरला। केरला में क्या हुआ? थोटियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम इडुक्की में शुरू हुई। कादर ट्राइब ने क्या किया? एक प्रोजेक्ट शुरू किया, कहा कि हम नेचुरल फॉरेस्ट को रिस्टोर करेंगे जो कि इन्वेसिव स्पीशीज से अफेक्ट हुए हैं वाजांचल में। कहां पर? वाजांचल में। फिर मूड बनाकर बैठे हुए थे लेक के किनारे, 14वीं बाइनियल लेक कॉन्फ्रेंस कर दी। और थीम क्या रखी? थीम रखी यहां पर लेक 2024 वेटलैंड फॉर ह्यूमन वेलबींग। पुणे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या कहा? एक मीजो कार्निवोरस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। गांधीनगर में गुजरात में क्या हुआ? एक अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस हुई। गांधीनगर में अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई। ये सारी चीजें आ गई राजस्थान की। जयपुर के आंधी विलेज में एक जीरो वेस्ट मॉडल शुरू हुआ, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम लाई गई है। इंडिया एआई और मेटा ने क्या किया? आईआईटी जोधपुर में दोनों लोगों ने सृजन प्रोग्राम शुरू किया है। कुल मिलाकर तो सृजन अगर पूछ लिया जाए किसके द्वारा शुरू किया गया? इंडिया के एआई और मेटा के द्वारा, इंडिया एआई और मेटा के द्वारा। उसके बाद मोहाली में क्या खुला है? मोहाली में क्या खुला है? ब्रिक नेशनल एग्रीकल्चर फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। दिल्ली की दो चार चीजें जो है वो देख लेते हैं। इंटरनेशनल टेलीकॉम रेगुलेटर्स कॉन्फ्रेंस, आईएसए की 7वीं मीटिंग, आईटीयू कैलिडोस्कोप, जिसमें थीम थोड़ा सा देख लेना, इनोवेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। चाणक्य डिफेंस थीम ड्राइवर्स इन नेशन बिल्डिंग, आर्मी के द्वारा इसको किया गया था। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 एआई थीम थी इसकी। तो मोबाइल कांग्रेस, ये आई से काफी सारी चीजें हैं। इंटरनेशनल टेलीकॉम रेगुलेटर्स, ये इंटरनेशनल, यहां पर ये हो गया है हमारा टेली कम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, और उसके बाद ये इंडिया मोबाइल। तो मोबाइल, टेलीकॉम, टेलीकम्युनिकेशन, सब कुछ ये सारी चीजें कहाँ हुई हैं? दिल्ली में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। मैप वाले पार्ट से कर लिए, अब बाकी चीजें करते हैं। अब आता है हमारा एक बीआरआई। बीआरआई का नाम आप सब लोगों ने पक्का सुना होगा, ये है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू किया गया है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का एक विस्तारवादी प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें रिसेंटली ये चर्चा में क्यों रहा? चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि ब्राजील के द्वारा इससे ऑप्ट आउट कर लिया गया है। ब्राजील ने इसमें विड्रॉ कर लिया, अपने आप को इससे बाहर कर लिया। तो ये बीआरआई जो है ये 2013 में स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 2013 में चाइना के द्वारा इसको शुरू किया गया था। बेसिकली ये एक ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, इससे हर तरह से मार्ग डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें ये रास्ते का निर्माण कर रहे हैं, जो एक तरीके से इनका अपना विस्तार हो रहा है चाइना का, जिसके माध्यम से। ठीक है, ग्लोबल कनेक्टिविटी और कोऑपरेशन का दिखावा कर ये विस्तारवादी नीति को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो ब्राजील को समझ में आ गया और ब्राजील ने कहा कि अब हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम बाहर आ रहे हैं। सीपेक का भी नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो इसमें जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं तो कई सारे कॉरिडोर्स हो रहे हैं। कई जो कॉरिडोर्स बन रहे हैं उनके अलग अलग नाम है। जैसे एक चाइना मंगोलिया यूरेशिया रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ठीक है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ठीक है,
वैसे ही चाइना इंडोनेशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर है। सिमिलरली कॉरिडोर का मतलब कुछ नहीं, सिर्फ एक रास्ता है, ठीक है। सीपेक क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो ये बहुत चर्चा में रहता है क्योंकि इसमें जो ये पीओके वाला क्षेत्र है उससे ये अपना रास्ता निकाल कर जा रहा है चीन से पाकिस्तान, ठीक है। तो इसीलिए ये विवादास्पद विषय है। फिलहाल हमारी जो न्यूज थी वो हमने देख ली और 2013 में इसको शुरू किया गया था रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। अगली क्या है? अगला पॉइंट क्या आता है? क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस, सी चेक, ये अक्टूबर 2024 में कहाँ होगी? हरारे जिम्बाब्वे में। हरारे जिम्बाब्वे। तो क्लाइमेट और हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस, अब हेल्थ की बात आएगी अगर, तो जो अफ्रीका है वहां पर क्लाइमेट और हेल्थ की अगर सोचो तो सबसे पिछड़ा समझ में आता है, ठीक है। तो एकदम वहां पर जो लोग हैं वो क्लाइमेट और हेल्थ के मामले में एकदम हारे हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये कहां पर हुई? हरारे जिम्बाब्वे। हरारे जिम्बाब्वे में ये कॉन्फ्रेंस हुई, क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस। हारे हुए हैं इसलिए हरारे जिम्बाब्वे। उसके बाद आता है एक्ट फॉर डिसलेक्सिया कैंपेन। अब आपने तारे जमीन पर मूवी देखी है कि नहीं? उसमें जो दरशील सफारी को था वो डिसलेक्सिया था, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी थी बेसिकली, ठीक है। तो डिसलेक्सिया के अवेयरनेस के लिए राष्ट्रपति भवन में लाइट्स जलाई गई और ये किसके द्वारा? एक्ट फॉर डिसलेक्सिया कैंपेन किसके द्वारा किया गया था? यूनेस्को और चेंज इंक फाउंडेशन, इन दोनों ने मिलकर इस कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया। और इसके साथ साथ और भी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी उनको लाल कलर से उसमें रोशनी की गई ताकि लोगों को डिसलेक्सिया के प्रति अवेयरनेस हो सके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हमारा ये क्वेश्चन बायो में भी पूछा जा सकता है, जैसे कोई भी डिजीज या ऐसा कुछ भी दे देते हैं तो डिसलेक्सिया क्या है, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी है। फिर आता है सीआरएस, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऐप। ये जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर है उनके द्वारा लॉन्च किया गया सिविल रजिस्ट्रेशन ऐप है। तो अपने आप ही समझ में आ रहा है कि बर्थ, डेथ, इन सारी चीज संबंधित सारे रजिस्ट्रेशन होंगे, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अब ये आंधी विलेज हमने देख लिया ऑलरेडी, इसने क्या अडॉप्ट किया है? जीरो वेस्ट मॉडल। अगला देखते हैं। फिर आता है हमारा 16वां मीटिंग हुई कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर। ये हुई कहाँ? काली कोलंबिया या फिर कैली कोलंबिया, ठीक है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि इसकी हिंदी हो गई जैव विविधता पर अभिसमय या फिर कन्वेंशन सम्मेलन, ठीक है। जैव विविधता हो गया हमारा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मीटिंग कहां पर हुई? कैली कोलंबिया में हुई। इसका गोल क्या था? बेसिकली इसका उद्देश्य था कुमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाना। तो अब ये फ्रेमवर्क क्या है? 2022 में क्या हुआ था? इनकी 15वीं सीओपी हुई थी। सीओपी मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कुछ भी नहीं होता, बस मीटिंग जो होती है कॉन्फ्रेंस उसके नाम पर। तो अभी तो ये 16वीं है। 2022 में 15वीं कहाँ हुई थी? मॉन्ट्रियल में। तब इस फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया गया था। जो भी जहां पर मीटिंग होती है उसी के नाम पर कोई वो निकाल देते हैं डेक्लेरेशन, फ्रेमवर्क, ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं होता है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमको समझ में आ जाएगा। तो ये कूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क इन्होंने 2022 में मॉन्ट्रियल में जो 15वीं सीओपी हुई थी तब इन्होंने इसको अडॉप्ट किया था। अब इसी को इस बार 16वें में क्या कह दिया? आगे बढ़ाते हैं। तो इसका जब फ्रेमवर्क था इसमें गोल क्या रखा गया था? इन्होंने कहा था हॉल्टिंग एंड रिवर्सिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस, रोकेंगे और वापस ले जाएंगे जो भी लॉस हुआ है बायोडाइवर्सिटी का ग्लोबली। 2030 तक इसको रोकना तो है ही और रिवर्स भी करना है। और एक 30/30 का गोल रखा है इन्होंने। क्या गोल है कि 2030 तक 30% लैंड और मरीन एरियाज को प्रोटेक्ट करना है इनको। 2030 तक 30% लैंड और मरीन एरियाज की जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसको इनको प्रोटेक्ट करना है। तो अब ये कूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है ये किससे संबंधित है? फ्रेमवर्क हमारा इससे संबंधित है 2022 के सीओपी से 15वें, और इसी में 16वें में कहा गया है इसको आगे बढ़ाया जाएगा, जो हुआ कहाँ? काली कोलंबिया में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, किसको नियुक्त किया गया? अभ्युदय जिंदल। आईसीसी, आईसीसी के प्रेसिडेंट कौन है? ये आईसीसी क्रिकेट वाला नहीं है, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स का है। चेंबर ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स में उदय ही हो रहा है निरंतर, तो अभ्युदय, ठीक है, अभ्युदय को इसका किया गया है, प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। उसके बाद आता है ईएसए। ईएसए
यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसके द्वारा मूनलाइट ल्यूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विसेज जो है वो शुरू किया गया है। ईएसए का है ये प्रोजेक्ट, बस इससे ज्यादा इसमें नहीं जाना है अंदर। फिर फ्रेजर इंस्टीट्यूट इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार हांगकांग जो है ये सबसे फ्रीएस्ट इकोनॉमी बन गया है फिर से। दूसरे नंबर पर कौन सा है? सिंगापुर। सबसे ज्यादा फ्री इकोनॉमी कहां पर है? हांगकांग में, और दूसरा हमारा सिंगापुर। उसके बाद आया स्कैम से बचाओ कैंपेन। स्कैम से बचाओ कैंपेन जो है ये, सॉरी बचो कैंपेन नॉट बचाओ, स्कैम से बचो। अब स्कैम से बचो ये है मेटा और इंडियन गवर्नमेंट की, ठीक है। अभी हमने मेटा को ऊपर भी देखा था, हमने ऊपर देखा था इंडिया एआई प्लस मेटा ने क्या किया है, इन दोनों लोगों ने मिलकर आईआईटी जोधपुर में एक सेंटर ऑफ जेनरेटिव एआई शुरू किया है, जिसका नाम क्या है? सृजन। बेसिकली इन दोनों ने मिलकर सृजन की शुरुआत करी है आईआईटी जोधपुर में, ठीक है। तो मेटा ने एक तो ये भी किया, सृजन भी किया, और ऊपर से सबसे भी कह दिया कि भैया बच लो स्कैम से। भारत सरकार के द्वारा इनकी ये कैंपेन है। अगला आता है समर्थ स्कीम। समर्थ स्कीम अब रिलेटेड किससे है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से संबंधित है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से संबंधित है, और इसमें बेसिकली इन्होंने हाल ही में इसको एक्सटेंड कर दिया है 2 वर्षों के लिए। और इसका वो क्या था, इसको लाया क्यों गया था? इसको लाया गया था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यानी कि नौकरियां बढ़ सके। तो समर्थ स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की है। उसके बाद अगला क्या आता है? एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2024। ये कहां पर हुई? मनीला, फिलीपाइंस में हुई। थीम क्या थी? सर्ज टू 2030, सर्ज टू 2030, एनहांसिंग एम्बिशन इन एशिया पैसिफिक टू एक्सेलरेट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो अब पूरा इतना रटने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रख सकते हैं सर्ज टू 2030, और मतलब तो आगे वाले का मतलब समझ लो, एनहांसिंग एम्बिशन, एशिया पैसिफिक में अपने एम्बिशन को बढ़ा रहे हैं ताकि एक्सेलरेट कर सके डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके बाद अभी हम ऊपर चलकर रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है लेकिन लर्न हो जाएंगी चीजें, भरोसा रखना। पहला आसियान इंडिया ट्रैक 1 साइबर पॉलिसी डायलॉग, ये कहां पर हुआ? पहला था। अगेन पहली चीजें इंपॉर्टेंट होती है। आसियान इंडिया ट्रैक 1 साइबर पॉलिसी डायलॉग सिंगापुर में हुआ, ठीक है। इससे पहले हमने क्या देखा था? सिंगापुर और इंडिया की सिम्बेक्स एक्सरसाइज कहां हुई थी? इंडिया और सिंगापुर की सिम्बेक्स एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में, ठीक है। जिसमें सिंगापुर का किसने पार्टिसिपेट किया था? टिनेशियस ने, और भारत की तरफ से किसने किया था? शिवालिक ने, ठीक है। तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी रखोगे चीजों के बीच में, याद रहेगा। आगे आता है 19वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो 19वीं ड्रग से संबंधित कहां हुई? भारत में हुई। तो सबसे ज्यादा नशेड़ी कहां हो रहे हैं? भारत में, इसलिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज भारत में आयोजित है। थोड़ा सा और देख लेते हैं फिर रिवाइज करेंगे। उसके बाद 5वें नेशनल वाटर अवार्ड्स पहले कब दिए गए थे? 2018 में। इनको भी न्यू दिल्ली में दिया गया। 9 कैटेगरीज हैं, इतनी 9 कैटेगरीज हमें नहीं देखनी है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट स्टेट सबकी आती है। फिलहाल हम बेस्ट स्टेट में देख लेते हैं। पहला ओडिशा है, दूसरा हमारा उत्तर प्रदेश है, इसलिए इंपॉर्टेंट और हो जाता है। तो 5वें नेशनल वाटर अवार्ड्स जो है, इसमें पहला ओडिशा है, दूसरा यूपी है, और तीसरे में गुजरात और पुडुचेरी साथ में, ठीक है। तो ये तीनों को याद रखना है हमको। 9 कैटेगरीज में सब नहीं याद रखना, स्टेट वाला याद रखेंगे, ओडिशा, यूपी, गुजरात और पुडुचेरी, ठीक है। देन रोम डिक्लेरेशन देख लेते हैं ऑन वाटर स्कैर्सिटी इन एग्रीकल्चर। तो एक रोम डिक्लेरेशन निकला, किससे संबंधित है? जल की कमी से संबंधित है एग्रीकल्चर में। इसको अडॉप्ट किया गया है बेसिकली FAO के द्वारा। किसके द्वारा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रोम डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया है। वाटर स्कैर्सिटी इन एग्रीकल्चर से संबंधित ये डिक्लेरेशन है। मलेरिया फ्री किसको घोषित कर दिया है हाल ही में? तो इजिप्ट को घोषित कर दिया है। मिस्र को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया है, ठीक है। मिस्र है, मिस्र क्या हो गया है? मलेरिया फ्री, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ोगे चीजें लर्न हो जाएंगी। उसके बाद इसरो ने स्पेडेक्स यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट शुरू किया है, इसकी डिटेल हमें नहीं देखनी है। गूगल ने एक अपनी तरीके का एक नया अग्रीमेंट किया है। क्या किया है? गूगल ने अग्रीमेंट किया है, परचेज करेगा वो न्यूक्लियर एनर्जी को फ्रॉम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स।
जो कि डेवलप किया जा रहा है काइरोस पावर नामक कंपनी के द्वारा। ये 2030 तक बनकर ये अग्रीमेंट कंप्लीट हो पाएगा। पहले अपनी तरह की पहली कॉर्पोरेट डील है कि कोई कंपनी के द्वारा ऐसा अग्रीमेंट किया जा रहा है कि वो न्यूक्लियर एनर्जी को परचेज कर रहे हैं अपने काम के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, और गूगल अपने आप में एक बड़ी कंपनी है। मेटा की 2 चीजें हम देख चुके हैं, और एक तीसरी चीज हमने गूगल कंपनी की देख ली। उसके बाद ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन। ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन नाम से समझ में आ रहा है, श्रम है तो कुछ शायद लेबर से संबंधित चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो इंप्रूव करेगा एक्सेस गवर्नमेंट का टू गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो कौन सा होता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जिसको बेसिकली सरकार के द्वारा इतना प्रॉपर रेगुलेट नहीं किया जा सकता है, जिनकी लो इनकम्स होती हैं, इरेगुलर जॉब्स होते हैं, और इनको सोशल सिक्योरिटी जो बेनिफिट्स होते हैं वो नहीं मिल पाते। तो ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन बेसिकली इसीलिए लाया गया है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, असंगठित जो क्षेत्र के वर्कर्स हैं, इनका गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए जो इनकी सुलभता है, जो पहुंच है, उसको बढ़ाया जा सके। अब पाकिस्तान कुछ खास तो कर नहीं पा रहा है, तो इन्होंने एक काम क्या किया, इन्होंने अप्रूव कर दिया 26वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके माध्यम से क्या करेंगे, ये रिफॉर्म करेंगे जुडिशियल सिस्टम में अपने यहाँ, जो क्या करेगा, ऑल्टर करेगा बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो कार्यकारी जो हमारी यहाँ की कार्यकारिणी है और जुडिशियरी, यानी कि जुडिशरी हो गई न्यायपालिका, इन दोनों के बीच में पावर से संबंधित रिफॉर्म एक लाया है 26वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ज्यादा इनकी डिटेल नहीं देखनी है, बस ये याद रखना। एक साइक्लोन आया, क्या नाम था? साइक्लोन दाना, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में आया। अरेबिक शब्द है जिसका मतलब होता है ब्यूटीफुल। दिया किसके द्वारा गया? कतर के द्वारा। देश नाम देते हैं इन साइक्लोन्स का। तो ये दाना जो वर्ड है, ये कतर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब एक बार हम ऊपर चलकर रिवाइज कर लेंगे। तो ये हमने क्या देखा था, चीन का 2013 का बीआरआई जो है, इससे बीआरआई से ब्राजील बाहर हो गया। क्लाइमेट हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ हुई? जहां पर हार गए, हरारे जिम्बाब्वे। उसके बाद डिसलेक्सिया कैंपेन, ये कहाँ किसने आयोजित की? यूनेस्को और चेंजिंग फाउंडेशन ने। सीआरएस सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऐप अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया, जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर है। आंधी विलेज जयपुर में जीरो वेस्ट मॉडल अडॉप्ट किया इसने। 16वीं मीटिंग कहाँ हुई? ये जैव विविधता से संबंधित कहाँ हुई? काली कोलंबिया में, ठीक है। इसमें KMGBF कुमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने की बात की गई, जो कि 2022 के 15वां COP में लाया गया था। और 30/30 का इसमें जो वो है 2030 तक 30% लैंड और मरीन एरियाज के बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। और अभ्युदय जिंदल ICC, अभ्युदय कॉमर्स, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के अभ्युदय, ESA का प्रोजेक्ट है मूनलाइट ल्यूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विसेज। फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने क्या कहा, सबसे ज्यादा खुली इकोनॉमी कहाँ की है? हांगकांग की, फिर सिंगापुर की। स्कैम से बचो, मेटा और भारतीय सरकार के द्वारा। समर्थ किस में बना रहे हैं? टेक्सटाइल्स की इंडस्ट्री में, ठीक है। टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा उद्योग हो गया हमारा। इस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ावा दिया जाए, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। डिजास्टर रिस्क से संबंधित एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? डिजास्टर रिस्क से संबंधित मनीला फिलीपाइंस में। कहाँ हुई? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए सबको मनाने की जरूरत है, तो मनीला फिलीपाइंस में। थीम क्या थी? सर्च टू 2030। उसके बाद आगे देख लेना। फर्स्ट आसियान इंडिया ट्रैक 1 साइबर पॉलिसी कहाँ हुई? डायलॉग सिंगापुर में, ठीक है। 19वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग नशेड़ी सबसे ज्यादा कहाँ है? भारत में, 19वां हो गया। नेशनल वाटर अवार्ड की बात करें तो 9 कैटेगरीज में दिया जाता है, ये 5वां था। बेस्ट स्टेट में पहला ओडिशा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, तीसरे हैं गुजरात और पुडुचेरी। रोम डिक्लेरेशन किसने अडॉप्ट किया है? FAO ने किया है। वाटर स्कैर्सिटी इन एग्रीकल्चर, कृषि में जल की कमी से संबंधित डिक्लेरेशन है। मिस्र में मलेरिया खत्म हो गया, WHO ने ऐसा कह दिया। स्पेडेक्स इसरो का हो गया। गूगल ने न्यूक्लियर एनर्जी परचेज किया है, अपनी तरह का ये पहला अग्रीमेंट है। ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए लाया गया है। पाक ने 26वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया है। साइक्लोन दाना कहाँ आया? बे ऑफ बंगाल में। कतर ने इसका नाम दिया है। उसके बाद आगे देख लेते हैं।
13वां मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया जो बन गया है वो कौन सा बन गया है? मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ये क्या है? गैलेथिया बे में, गैलेथिया बे जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में पड़ता है, ये यहाँ पर 13वां मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया ये स्थापित हुआ है, मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ये बेसिकली, देखिए ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो बदला जाता है, या फिर एक शिप से दूसरे शिप में जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो बदला जाता है, तो इसको ट्रांस शिपमेंट पोर्ट या फिर एक तरीके से ट्रांजिट हब टाइप का कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट जो पोर्ट है ये गैलेथिया भी ग्रेट निकोबार आइलैंड में स्थापित हो रहा है। ये ईस्ट और वेस्ट का जो इंटरनेशनल शिपिंग रूट है, अगर मैप देखोगे तो वहां से इंटरनेशनल जो शिपिंग रूट है उसमें ये लोकेटेड है, ग्रेट निकोबार आइलैंड का गैलेथिया बे। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका एनालिसिस, इसकी इंपॉर्टेंस हमारे मीन्स के लिए और इंपॉर्टेंट हो जाएगी। 12वां था कामराजर पोर्ट चेन्नई में। उसके बाद चाणक्य डिफेंस डायलॉग हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं अभी, ये कहाँ हुआ, किसने किया था? इसको आर्मी ऑर्गेनाइज करती है। दूसरा था, ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? ड्राइवर्स इन नेशन बिल्डिंग। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इंडिया ने लॉन्च किया है चौथा न्यूक्लियर सबमरीन। ठीक है, अभी जो चौथी न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च की है ये है S4, और ये यहाँ पर ये स्टार या फिर एस्ट्रिक्स है। ठीक है, विशाखापट्टनम में लॉन्च की है। न्यूक्लियर सबमरीन को SSBN के नाम से भी जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर। ठीक है, तो जो पहला न्यूक्लियर सबमरीन थी वो कौन सी थी? INS अरिहंत, जिसका नाम था S2, 2016 में लॉन्च की गई। वर्तमान में जो दो ऑपरेशनल है SSBNs, यानी कि दो ऑपरेशनल न्यूक्लियर सबमरीन है, वो कौन सी है? एक है S2 यानी कि INS अरिहंत, और दूसरी है INS अरिघट। ये जो अरिघट है ये S3 के नाम से है, और तीसरी जो थी इसका नाम था, थर्ड जो है INS अरिघट, ये बेसिकली, देखिए यहाँ पर सेम नाम लिख गया है, ये गड़बड़ है, यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा। ये क्या है? ये तीसरी S2 इसका कोड नेम है, और ये पहला था। ठीक है, S3 इसका कोड नेम है, और ये दूसरा था INS अरिघट। ये दोनों ऑपरेशनल है। तीसरी जो है इसका नाम है अरिधमान। क्या नाम है इसका? नाम है अरिधमान। ठीक है, अरिधमान ये तीसरी है, और ये अभी ट्रायल्स के फेज में है। ठीक है, इसका कोड नेम है S4। ठीक है, और जो चौथी हमारी है वो है S4, ये स्टार या फिर एस्ट्रिक, ये इसका कोड नेम है फिलहाल, इसका और नाम अभी नहीं निर्धारित है। ये 16 अक्टूबर 2024 को इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये लॉन्च बेसिकली जो पहली वाली है 2016 में आ गई थी, लॉन्च ये 2009 में हुई थी। ठीक है, और अरिघट लॉन्च हुई थी 2017 में। 2021 में अरिधमान को लॉन्च किया गया था, ये यहाँ पर गलत है, और ये हमारा अभी 16 अक्टूबर 2024 में ये न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च हुई है। ठीक है, तो ये हमारे हमारे चारों नाम है जो आपको पता होना चाहिए, अरिहंत, अरिघट, अरिधमान, और चौथा हमारा अभी कोड नेम ही है केवल S4 स्टार। ठीक है, देन आगे चलते हैं। अब ये वाला जो है ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दी है वैलिडिटी सेक्शन 6A की, जो कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 का है। अब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन कैसे पूछ लेंगे कि कितने जजेस ने इसको समर्थन किया, जिसने समर्थन नहीं किया उस जज का नाम क्या था। तो 4:1 के इससे इस केस को दिया गया जजमेंट। जो एक थे जो इसमें सहमत नहीं थे, मेजॉरिटी जजमेंट थे से, वो थे जस्टिस पर्दीवाला। ठीक है, बाकी जो चार लोग एक तरफ थे, एक मत था जिनका, वो कौन थे? सूर्यकांत और हमारे जस्टिस चंद्रचूड़ जो कि CJI थे, सुद्रेश और मनोज मिश्रा। इतना रटने की जरूरत नहीं है, एक बार ध्यान से नाम पढ़ लो तो वहां पर टिक हो जाएगा। पर्दीवाला जो थे वो तो याद रहेंगे कि उन्होंने, उनके व्यूज अलग थे। बाकी जस्टिस सूर्यकांत, चंद्रचूड़, सुद्रेश और मनोज मिश्रा एक मत था इनका। इसमें बेसिकली कहा क्या गया, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का 1955 के एक्ट का सेक्शन 6A है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था असम अकॉर्ड में के द्वारा 15 अगस्त 1985 में। इसके माध्यम से कोशिश क्या की गई थी कि जो भी बांग्लादेश यानी कि ईस्ट पाकिस्तान से जो भी लोग असम में आ रहे हैं, उनका उनसे संबंधित जो भी विवाद है उसको सुलझाया जा सके। इससे इसमें क्या कहा हुआ कि जो भी व्यक्ति 1 जनवरी 1966 से पहले आए हैं
उनको तो हम सिटीजनशिप दे देंगे भाई, ठीक है, 1 जनवरी 1966 से पहले वालों, ठीक है। जो लोग 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच में आए हैं, वो फुल सिटीजनशिप राइट्स उनको मिलेंगे, एक्सेप्ट वोटिंग राइट्स 10 सालों के, ठीक है। उसके बाद 25 मार्च 1971 के बाद जो लोग आए हैं, वो है जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं, उनको ऑब्टेन करनी पड़ेगी कुल मिलाकर सिटीजनशिप, ठीक है। तो इसमें इससे जो पहले थे उनको तो दे दी, 1 जनवरी 1966 के पहले जो आया उसको सिटीजनशिप दे दी कि तुम नागरिक हो गए। जो 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच में आया, उनको फुल सिटीजनशिप दी गई। कुछ उसमें स्टार्टिंग में बाउंडेशंस लगाई गई थी कि 10 साल की तुम्हें वोटिंग राइट्स नहीं है, बाकी तुम सिटीजन हो। उसके बाद जो आया है उसको सिटीजनशिप ग्रहण करनी पड़ेगी, उसको दी नहीं गई है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग आते जा रहे थे। तो ये वाला मोटा मोटा हमारा ये सेक्शन 6A है। किसका सेक्शन 6 है ये भी पता होना चाहिए, सिटीजनशिप एक्ट 1955 का जो था उसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक पीएम यशस्वी स्कीम है। यशस्वी का फुल फॉर्म क्या है? यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड फॉर वाइब्रेंट इंडिया। यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड फॉर वाइब्रेंट इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। इसमें बेसिकली एक अम्ब्रेला स्कीम है, जो भी अभी तक स्कीम्स चल रही थी। अम्ब्रेला स्कीम का मतलब क्या होता है? उनको सब में एक के अंदर मिला लेना। ये ओबीसी, ईबीसी, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, इन सब के लिए लाई गई है। ईबीसी क्या हो गया? हमारा इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लास के लोग हैं वो। और डी नोटिफाइड ट्राइब्स क्या हो गया? डी नोटिफाइड ट्राइब्स वो हो गया अंग्रेजों के समय पर कुछ ट्राइब्स को नोटिफाई कर दिया गया था, ठीक है। तो उसको जब डी नोटिफाई किया गया, यानी कि उसको उस नोटिफिकेशन से हटाया गया, तब इन ट्राइब्स को डी नोटिफाइड ट्राइब्स का नाम दे दिया गया। अब किसमें इनको नोटिफाई कर दिया गया था? कौन सा ऐसा एक्ट था जिसमें इनको नोटिफाई कर दिया गया था? और तो वो वाला वो एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट था, जिसके अंतर्गत कुछ ट्राइब्स को रख दिया गया था। और उसके बाद भारत सरकार के द्वारा 1952 के एक्ट से इन ट्राइब्स को उस क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से हटा दिया गया था। तो इसीलिए इनको डी नोटिफाइड ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है। तो ये बेसिकली किसके किसके लिए है? ओबीसी के लिए है, ईबीसी यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, और ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए पीएम यशस्वी स्कीम है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, पहला बेबी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चिक, जो कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से पैदा हुआ है। कहां पर हुआ? ये हुआ सुदासरी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ब्रीडिंग सेंटर राजस्थान में, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से पहला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चिक का जन्म हुआ है सुदासरी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ब्रीडिंग सेंटर राजस्थान में, इसलिए थोड़ा सा देखने वाला पॉइंट है। फिर आता है, यूएन ने रिकॉग्नाइज किया है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को एज ग्लोबल हेल्थ थ्रेट। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है, ये आप बहुत ज्यादा चर्चा में सुन रहे होंगे। तो इसको ग्लोबल थ्रेट रिकॉग्नाइज कर दिया गया है यूएन के द्वारा, इसलिए हमारे लिए ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद ग्लोबल एंटी रेसिज्म अवार्ड, ये किसको मिला है? एंटी रेसिज्म का अवार्ड उसको मिला है जो बहुत ज्यादा चौधरी बन रहा था। तो उर्मिला चौधरी को मिला है। ये है नेपाल की, भारत की नहीं है। ग्लोबल एंटी रेसिज्म, तो रेसिज्म के लिए अगर आपको आवाज उठानी है तो थोड़ा सा चौधरापन करना पड़ेगा, चौधरी बनना पड़ेगा नेपाल की, ठीक है। फिर 51st सीजेआई संजीव खन्ना, उस दिन जब मैंने रिवाइज करवाया था, CII मैंने बताया था, वो भी संजीव थे, ठीक है। तो जून वाला जब हम कर रहे थे, देन पंजाब गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की का जो पंजाब गवर्नमेंट है, उसने क्या कहा है, इतना ज्यादा लाहौर में पोल्यूशन हो गया है कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी बन गई है। AQI 394 था, जो उसको भी क्रॉस कर चुका है। यहाँ पर आर्टिफिशियल रेन की बात हुई। तो पाकिस्तान की दो चीजें देखी है अभी हमने। क्या देखी है? कि ये 26वां एक अमेंडमेंट एक्ट लाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है इन्होंने, और एक आर्टिफिशियल रेन, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई। फिर इसराइल ने यूज किया है कौन सा? स्पाइस 2000 बॉम्ब। बेरूत लेबनान में इसराइल ने स्पाइस 2000 बॉम्ब यूज किया था। उसके बाद आता है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस होती है, जब होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस।
150th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके ये बेसिकली 31 अक्टूबर 1875 में इनका जन्म हुआ था। तो पूरा ये 2 साल तक का कार्यक्रम चलेगा। ठीक है, ये जो 2 साल का कार्यक्रम है ये कब से शुरू होकर, इस बार से शुरू होकर 2024 से शुरू होकर 2026 तक पूरा चलेगा। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इंडिया ने क्या लॉन्च किया है, अब भारत में पैंडेमिक फंड एनिमल हेल्थ के लिए लॉन्च किया गया है 25 मिलियन का। ठीक है, तो एक पैंडेमिक फंड एनिमल हेल्थ के द्वारा किसने लॉन्च किया है, भारत ने किया है। भारतीय जो नौसेना है इसने क्या लॉन्च किया है, अभय को लॉन्च किया है। ये क्या है, ये 7वीं एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। 7वां एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। अभी हमने ऊपर क्या देखे थे, सबमरीन्स देखी थी, न्यूक्लियर सबमरीन्स, जो अभी रिसेंट कौन सी लॉन्च हुई है, S4 स्टार। ठीक है, ये और देख लेते हैं, फिर ऊपर से हम रिवाइज करेंगे। तो ये क्या है, ये है ULPIN। ULPIN क्या है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, लैंड पार्सल मतलब भूमि का एक छोटा सा भाग। ये डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जो है, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स को बेसिकली डिजिटली किया जा रहा है, उसी का ये एक भाग है। स्टार्ट कब हुआ था, ये 2021 में स्टार्ट हुआ था, जो कि नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम 2008 का भाग है। 2008 में इसको स्टार्ट किया गया था, फिर उसी का कंटिन्यूएशन ये हमारा आया था। इसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने क्या कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 30% जो रूरल लैंड पार्सल्स हैं इंडिया के, इन्होंने ULPIN रिसीव कर लिया है। यानी कि लगभग 30% जो रूरल लैंड्स हैं, लैंड पार्सल्स भूमि के हिस्से हैं, वहां पर यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर उनको दे दिया गया है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि भूमि जो है उसका सही तरीके से लोगों के पास वो विभाजित नहीं है, लोगों के पास उसके कागज नहीं है, जिसकी वजह से कई बार किसानों को उन पर लोन नहीं मिल पाता। ठीक है, तो ये जो लैंड रिकॉर्ड्स है इनको डिजिटलाइज किया जा रहा है, उसी के तहत ये ULPIN दिया जाता है। ठीक है, ये ULPIN है, कितने नंबर है, बेसिकली 14 डिजिट है, जिसमें अल्फा न्यूमरिक है, अल्फा मतलब अल्फाबेट भी है और नंबर्स भी है, जो हर एक लैंड पार्सल को, हर एक भूमि के भाग को आइडेंटिफाई करने में आसानी करेगा। लोगों के बीच में विवाद रहता है कि ये लैंड पार्सल मेरा है तुम्हारा है, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा बेटर हो जाएंगी जब एक प्रॉपर इसमें डिजिटलाइज्ड वे में इनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं सर्वम AI। सर्वम AI क्या है, इंडिया जनरेटिव AI सेक्टर न्यू लैंग्वेज मॉडल सर्वम AI। तो बेसिकली भारत का AI सेक्टर का नई लैंग्वेज मॉडल है, ये नई भाषा का मॉडल है सर्वम AI। ठीक है, तो बस इससे ज्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। भारत ने 2025 में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। अब ई स्पोर्ट्स क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, यानी कि वो स्पोर्ट्स जो ऑनलाइन खेला जाएगा, तो भारत उसको होस्ट करेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला होगा क्योंकि ये। उसके बाद मिशन मौसम, मिशन मौसम सितंबर 2024 में ये भारत में इसको लॉन्च किया। ये करेगा क्या, ये एनहांस करेगा वेदर फोरकास्टिंग और मैनेज करेगा स्पेसिफिक वेदर इवेंट्स को। तो बेसिकली मिशन मौसम से ही नाम से समझ में आ रहा है। एक बार जल्दी से ऊपर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो तो 13वां मेजर पोर्ट जो बना है, मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट गैलेथिया बे, ग्रेट निकोबार आइलैंड। ठीक है, कामराजर 12वां था। चाणक्य डिफेंस डायलॉग हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आर्मी का था। 4 न्यूक्लियर सबमरीन, चौथी कौन सी है, S4। बाकी हमने अरिहंत, अरिघाट और अर्धमान देख ली है। उसके बाद सेक्शन 6A सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वैलिड ठहराया गया है। ठीक है, इसके प्रोविजंस एक बार देख लेना। देन ये जस्टिस पर्दी वाला एक जो थे वो इसमें इसके मत के अलग थे, इनका मत अलग था। यशस्वी किसकी स्कीम है, यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड फॉर वाइब्रेंट इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, OBC, EBC और डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए थी बेसिकली। पहला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चिक, जो कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से जिसका जन्म हुआ, सुदासरी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ब्रीडिंग सेंटर राजस्थान में। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को ग्लोबल हेल्थ थ्रेट घोषित कर दिया है UN ने। एंटी रेसिज्म अवार्ड किसको मिला है, जो चौधरी बनता है, उर्मिला चौधरी, नेपाल की। ठीक है, संजीव खन्ना, ये आपको पता होगा, 51वें CJI हो गए हैं। आर्टिफिशियल रेन करवाने की बात हो रही है लाहौर में, जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है। इसराइल ने स्पाइस 2000 बॉम्ब यूज किया बेरूत लेबनान के अगेंस्ट।
एकता दिवस 31 अक्टूबर को होता है, 2 साल ये कार्यक्रम चलेगा क्योंकि 150वीं जयंती है। उसके बाद पैंडेमिक फंड फॉर एनिमल हेल्थ भारत के द्वारा शुरू किया गया। अभय किसने लॉन्च किया है? इंडियन नेवी ने। अभी हमने एक देखा था अभ्युदय जिंदल। अभ्युदय जिंदल किससे संबंधित थे? वो चेंबर ऑफ कॉमर्स के नए प्रमुख बने। ठीक है। यूएलपीआईएन यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर किससे संबंधित है? नाम से ही समझ में आ रहा है। कितने डिजिट्स का है ये थोड़ा सा देख लो। 14 डिजिट का अल्फा न्यूमरिक है। सर्वन एआई क्या है? ये भाषा से संबंधित है। एआई में नई लैंग्वेज मॉडल शुरू किया गया, नई भाषा का मॉडल है ये। उसके बाद इंडिया 2025 में ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप को होस्ट करेगा। मिशन मौसम से नाम से समझ में आ गया। फिर आ जाते हैं विभव। विभव के तालुकदार। विभव के तालुकदार को हैरी मेसेल अवार्ड मिला है कंजर्वेशन लीडरशिप के लिए। IUCN-SSC स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन मीटिंग हुई अबू धाबी में, तब इनको विभव तालुकदार को क्या मिला? हैरी मेसेल अवार्ड। ठीक है। तो विभव तालुकदार को कौन सा मिला? हैरी मेसेल अवार्ड फॉर कंजर्वेशन लीडरशिप। अब ऐसे थोड़े से रैंडम और फर्जी टाइप के अवार्ड्स पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है। तो ये हैरी से याद कर लो, हैरी पॉटर वाले ये हैरी हैं। देखो ऐसे लर्न कर सकते हो, ये जो हैरी पॉटर वाले हैरी हैं इनसे कोई ताल्लुक तो है नहीं हमारा। ठीक है। वैसे भी ये हैरी पॉटर अंग्रेजों की फिल्म थी, ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक को हैरी अवार्ड मिला है। ठीक है। हैरी मेसेल अवार्ड कंजर्वेशन लीडरशिप का ताल्लुक को मिला है, जिससे कोई हमारा ताल्लुक नहीं है। ठीक है। आई नो इट्स वेरी फर्जी बट इससे लर्न हो जाएगा। अर्मीनिया, उसके बाद इंडिया की लीडिंग डेस्टिनेशन फॉर डिफेंस एक्सपोर्ट्स। अब अर्मीनिया और अजरबैजान का जब विवाद हुआ तब अर्मीनिया को समझ में आया कि भाई अगर थोड़े से हथियार चाहिए तो हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, दूसरे देशों पर भी अपनी निर्भरता बढ़ानी पड़ेगी। तब फिर इंडिया को बेनिफिट होगी और इंडिया से लेने लगे ये हथियार। और भारत का एक्सपोर्ट जो हो रहा है इस डिफेंस इक्विपमेंट्स का, उसका सबसे लीडिंग कौन बन गया है फिलहाल? अर्मीनिया। तो भारत के अरमान किसने पूरे कर दिए हैं? वैसे तो भारत खुद ही डिफेंस के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता है, लेकिन अब इंडिजनाइजेशन यानी कि स्वदेशीकरण, स्वदेश निर्मित हथियारों का विकास किया जा रहा है। तो भारत का अरमान था कि भाई हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े, कहीं जाएं, तो अरमान अर्मीनिया ने पूरे कर दिए और सबसे ज्यादा अभी वो टॉप पर लीडिंग डेस्टिनेशन है। और अगर प्रीवियस ईयर से देखा जाए तो लगभग 32.5% का इसमें वृद्धि देखी गई। उसके बाद क्या आता है? एक है हिबॉक्स ऐप स्कीम। ये सॉरी स्कीम नहीं है, ये स्कैम है। ये काफी ज्यादा चर्चा में था। मोबाइल ऐप था जिसमें कहा जा रहा था कि भाई पैसा दो तुम्हें बहुत रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ये फ्रॉड निकला। तो हिबॉक्स ऐप स्कैम था, काफी चर्चा में, ये देख लिया हमने। पीएम मोदी ने क्या किया? पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया वडोदरा में एक प्लांट, C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉर IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स के लिए वडोदरा में इन्होंने इसको लॉन्च किया। यहां पर इनके साथ कौन थे? स्पेनिश पीएम पेड्रो सांचेज, इन्होंने भी ये इवेंट अटेंड किया था। ठीक है। यहां पर है क्या कि पहले जो 16 एयरक्राफ्ट होंगे फ्लाई अवे कंडीशन में यानी कि एकदम ही रेडीमेड, वो स्पेन डिलीवर करेगा। बाकी फिर यहाँ पर ही इनका C295 एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें स्पेन की थोड़ी सी हेल्प ली जा रही है, स्पेन से डिलीवर करवाए जाएंगे, तो इसीलिए स्पेनिश जो पीएम है पेड्रो सैंचेज, तो यहाँ पर इनके साथ इसको इनॉग्रेट किया। उसके बाद नाफेड, नाफेड के एमपी कौन है? दीपक अग्रवाल। ठीक है। तो अब दीपक अग्रवाल याद रख लेना, नाफेड के एमपी हैं, सॉरी एमडी हैं। सऊदी अरेबिया के जो रियाद है, यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ी लार्जेस्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी। तो ठीक है, सऊदी अरेबिया के पास बहुत पैसा है, रियाद में क्या करेंगे? बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर देंगे। सऊदी अरेबिया और ईरान, ये दोनों लोगों की जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। देखो सऊदी अरेबिया और ईरान एक समय पर बहुत ही धुर विरोधी देश रहे हैं। ठीक है। सुन्नी है एक, दूसरा शिया है, और इसीलिए इनकी जो एक्सरसाइज है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इनके बीच में एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कहाँ हुई? सी ऑफ ओमान में। ठीक है। इंडिया और सिंगापुर की एक, वो हमने सिम्बेक्स ऊपर देखी थी विशाखापट्टनम पोर्ट में। ठीक है। वो मैरी टाइम एक्सरसाइज थी। ये कौन सी है? मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये कहाँ हुई? कलईकुंडा वेस्ट बंगाल में। कलईकुंडा वेस्ट बंगाल में, वो विशाखापट्टनम पोर्ट में था, ये हमारा कलईकुंडा वेस्ट बंगाल की है। तो सिंगापुर की 2 एक्सरसाइजेस हुई। उसके बाद ये आपको पता होगा एक्सरसाइज नसीम अल बहर, ये नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और ओमान की। इसमें किसने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया? INS त्रिकंद ने, गोवा कोस्ट में हुई है।
ठीक है, उसमें हमने क्या सिम्बेक्स में क्या देखा था, सिम्बेक्स कहां पर हुई थी, सिम्बेक्स हुई थी विशाखापट्टनम पोर्ट में, भारत की तरफ से आईएनएस शिवालिक ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, शिवालिक ने पार्टिसिपेट किया था सिंगापुर के साथ आराम से। उसके बाद नसीम अल बहार ओमान के साथ हो रही है, तो ओमान के साथ त्रिकंद ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको लर्न करना पड़ेगा, ज्यादा फैक्ट्स हैं मगर 2-3 बार कंसंट्रेशन के साथ सुनोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ा सा और देखेंगे फिर हम खत्म करेंगे। प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2024 निकाली गई। इसमें बेसिकली केएमजीबीएफ की प्रोग्रेस ट्रैक की गई। देखो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये अभी हमने केजीबीएफ ऊपर देखा था ना, केजीबीएफ क्या था ये हमारा, ये देखा था हमने 16वीं मीटिंग हुई कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, इसमें हमने केजीबीएफ बोलते हैं, केएमजीबीएफ कुमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क इसमें आया था। तो इसी से संबंधित थोड़ा सा वो पेज ऊपर नीचे हो गया है, वो प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट इसी में 16वें में निकाली गई, और इस रिपोर्ट में उसमें कहा क्या गया कि हम प्रोग्रेस ट्रैक करेंगे इनकी, ये जो फ्रेमवर्क था इसकी प्रोग्रेस ट्रैक करेंगे। ठीक है, तो वापस चलते हैं, इसी से संबंधित वो है, इसके बाद वो पेज आना चाहिए। देखिए, तो ये इसमें जब इसकी प्रोग्रेस ट्रैक की गई तो कहा क्या गया, लगभग 17.5% लैंड और इनलैंड वाटर्स जो है वो प्रोटेक्टेड हैं और वर्तमान कंडीशन में, और 8.4% मरीन एरियाज जो है वो प्रोटेक्टेड है। तो कुल मिलाकर इतना डेटा नहीं ध्यान रखना है, बस थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा ध्यान रख लो। और उद्देश्य क्या है, 30/30 का उद्देश्य है, 30% 2030 तक इनको कंजर्व करना है, फिलहाल की कंडीशन में ये है। उसके बाद इंडियन आर्मी का एक स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज हुई। ये क्या करेगी, बेसिकली टेस्ट करेगी नई टेक्नोलॉजीज को इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री में। बबीना फील्ड फायरिंग रेंज है झांसी के पास, वहां पर ये स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज, स्वावलंबन अपने आप में क्या हो जाता है, अपने आप, अपने ऊपर निर्भर होना। ठीक है, तो ये इंडिजिनस जो इंडियन टेक्नोलॉजी है उसको, उस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए ये एक्सरसाइज, उसको टेस्ट करने के लिए बेसिकली इस एक्सरसाइज को रखा गया। इंडियन नेवी का अभी हमने एक अभय देखा था, अभय को लॉन्च किया। दूसरा हम क्या देख रहे हैं, ये भी स्वावलंबन, दोनों में स्वावलंबन नाम आ रहा है इसलिए दोनों को पास पास रखा है मैंने। ये तीसरी इंडियन नेवी की स्वावलंबन 2024, ये आयोजित कहाँ हुई, दिल्ली में हुई। इसकी क्या थी, इनोवेशन और इंडिजनाइजेशन सेमिनार था बेसिकली। इनोवेशन और इंडिजनाइजेशन मतलब स्वदेश निर्मित करने से संबंधित, स्वनिर्मित, स्वदेश में कोई भी चीज निर्मित होती है तो उसको इंडिजिनाइजेशन से उसकी हिंदी हो गई। ठीक है, मतलब इंडिजिनियसली डेवलप करना। तो ये दोनों स्वावलंबन एक्सरसाइज किसकी है, एक्सरसाइज नहीं बेसिकली सेमिनार था नेवी का, और स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज नई टेक्नोलॉजी इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री की टेस्ट करने के लिए इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, फिर WMO वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या कहा गया है, राइज ऑफ 10% देखा गया है ग्रीन हाउस गैस लेवल्स में पिछले 2 डेकेड्स में। ठीक है, अगर देखा जाए तो CO2 का जो लेवल है वो 151% बढ़ा है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। प्री इंडस्ट्रियल लेवल मतलब क्या होता है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ उससे एक निर्धारित कर दिया गया कि हाँ इस समय पर इतना एमिशन होता था। ठीक है, और उसके पहले का जो लेवल था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले समय पर जो लेवल था, उससे 151% की वृद्धि देखी गई है CO2 में। CH4 यानी कि मीथेन में 265% की वृद्धि देखी गई, नाइट्रस ऑक्साइड में 125। सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें देखी गई है, मीथेन में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड में, फिर नाइट्रस ऑक्साइड में। तो ये एक फैक्ट की तरह पूछा जा सकता है। तो ग्रीन हाउस गैस के लेवल्स 2 डेकेड्स में 10% बढ़ गए। ठीक है, देन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क, डिजी फ्रेमवर्क जो है, इसको किसने किसने साइन किया है, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसमें बेसिकली यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कोऑपरेशन, उसके बाद जापान का जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और साउथ कोरिया का कोरिया एग्जिम बैंक, ये तीनों लोगों के द्वारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव इंडिया फ्रेमवर्क। तो भारत के लिए बेसिकली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव लेकर आए हैं ये तीनों लोग मिलकर। ठीक है, तो क्या क्या है, यूएस, जापान और साउथ कोरिया, यूएस, जापान, साउथ कोरिया, तीनों लोगों का मिलकर ये है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा। तो हाई से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हो गया। अर्मीनिया ने अरमान पूरे कर दिए डिफेंस एक्सपोर्ट्स के। हिबॉक्स ऐप स्कैम हो गया। मोदी जी ने
वडोदरा में C-295 एयरक्राफ्ट कर दिया। स्पेनिश पीएम थे साथ में, जिनका नाम था पेड्रो सैंचेज। नाफेड के दीपक अग्रवाल है। सऊदी अरेबिया सबसे दुनिया का रियाद में सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाएगी। सऊदी अरेबिया और ईरान की एक सी ऑफ ओमान में नेवल एक्सरसाइज हुई। सिंगापुर के साथ भारत ने एक नेवल एक्सरसाइज करी। नेवल एक्सरसाइज करी है विशाखापट्टनम पोर्ट में। और उसके बाद ये वाली मिलिट्री एक्सरसाइज कलाईकुंडा वेस्ट बंगाल में करी है। ठीक है। ओमान के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है? नसीम अल बहर, ये गोवा कोस्ट में हुई। इसमें त्रिकंद आया। सिंगापुर के साथ जो नेवल एक्सरसाइज करी थी उसमें शिवालिक आया। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसको हम यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करेंगे बीच में। इंडियन आर्मी की एक स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज है। ये टेस्ट क्या करेगी? नई टेक्नोलॉजी इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री की। इसको टेस्ट करने के लिए झांसी के पास बबीना फील्ड फायरिंग रेंजेस में इसका आयोजन हुआ। इंडियन नेवी स्वावलंबन सेमिनार 2024 में दिल्ली में हुआ। तो ये दोनों चीजें नेवी और आर्मी की ध्यान रखनी है। WMO ने क्या कहा है? वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 10% ग्रीन हाउस गैसेस के लेवल्स में इंक्रीज आया है। सबसे ज्यादा मीथेन में इंक्रीज आया है। डीजी फ्रेमवर्क कौन मिलकर फॉर्म किया है? यूएस, जापान और साउथ कोरिया। ठीक है। तो इसके साथ हमारा पहला पार्ट हो गया है। एक बार में अगर नहीं लर्न हुआ है तो दोबारा सुनिएगा। एंड कुल मिलाकर लर्न करना है हमको। सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करने की कोशिश की है। दूसरा वीडियो भी आपको जल्द ही मिलेगा। एंड प्लीज अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत एफर्ट्स लगते हैं भाई इसमें। चलो, आई होप आप लोग इसको लर्न कर लिए होंगे। नोट्स मत बनाइएगा अगेन। नोट्स के लिए आपको ये खुद ही मिल जाएगा PDF टेलीग्राम चैनल में, जब दूसरा भी पार्ट आ जाएगा उसके बाद। एंड तब आप चाहें तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, अदरवाइज सुनकर लर्न कर ले चलो। थैंक यू सो मच।